आइए देखते हैं भाग 2 में क्या होता है। भाग 2 की स्टोरी के लिए हमारे साथ बने रहें। घर आते ही किसी से कुछ ना कहकर अपने कमरे में जाकर अपने अश्क बहाने लगा। कितनी अजीब बात है ना, एक लड़की ने अपनी अतृप्त इच्छा को किसी अनपेक्षित कार्य से पूरा किया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि घिनौना कृत्य कोई लड़की कर सकती है। बड़े लोग हुए तो क्या, सभी मान मर्यादा भूलकर इस हद तक कैसे जा सकते हैं? नहीं, ये तो अमीरों के लिए आम बात है जो हमारी संस्कृति, सभ्यता या परंपरा की खुलेआम तौहीन कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा भारत कभी नहीं चाहा जो किसी के आकर्षण में आकर इस तरह का बर्ताव करते हैं। क्या सच हम अपनी अप्रित इच्छाओं को पूरा करने सारी मर्यादाओं को भूल सकते हैं? अनजाने में ही सही, किंतु मुझसे गुनाह तो हुआ है, और वह भी अक्षम्य, जिसका कोई प्रायश्चित हो या ना हो मालूम नहीं। अनगिनत सवाल उसे खाए जा रहे थे जिनके जवाब उसके पास ना थे। देखो जी, रूसम जब से घर आया है तब से अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। रूसम की माँ अपने पति से कहती है, रूसम बेटे क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? बताओ परेशानी क्या है? रूसम के पिताजी ने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा। रूसम ने आवाज सुनते ही अपने नेत्र पोंछते हुए दरवाजा खोला। वह बोला, क्या हुआ, क्यों पुकार रहे हो? रूसम के पिता ने बोला, बेटा जब से घर आया है तभी से स्वयं को कमरे में बंद कर रखा है, परेशानी क्या है? रूसम ने बोला, कुछ नहीं बापूजी, एक सवाल खाए जा रहा था कि दूसरों की गलती से क्या हमें पाप लग सकती है? उसकी वह एक गलती क्या हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? बहुत सोचने के बाद अंतर मन बार बार यही कह रहा है कि हमें उससे दूर चले जाना चाहिए, जहां उसकी परछाई भी ना मिले। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? रूसम ने पिताजी के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि वह गलती कितनी बड़ी है, लेकिन मेरी राय ये कि जहां तक हमसे संभव है उससे हमें संघर्ष करना चाहिए। पिताजी के जवाब से रूसम को धैर्य आया। बापूजी, क्या मैं अपने बॉस के संग विवाह कर सकता हूँ? वह भी मुझे चाहती है और मैं भी उसे। अपनी शादी का प्रस्ताव माता पिता के सामने रखा। उसके पिताजी ने बोला, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन क्या तुम ये चाहते हो कि दो परिवारों के बीच ऊंच नीच का भेदभाव हमेशा बना रहे? क्या तुम्हें अपने पिता पर भरोसा नहीं कि वह तुम्हारे लिए अपनी हैसियत का खानदान ढूंढ पाएगा? पिताजी की बात सुनकर उसका हृदय रोर उठा। पिताजी मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो रही थी,
उसे आपकी बात सुनकर रोकने जा रहा हूं। रुस्तम ने पिताजी से माफी मांगी। रुस्तम के दिल से आवाज उठी कि वह तेरी कभी नहीं हो सकती। जो औरत अपने हदें पार कर जाए वह किसी की बीवी होने योग्य नहीं। काश उसने थोड़ा सब्र रखा होता तो स्वयं को भी खुश पाती और अपने प्यार को भी पा लेती। अगर भगवान की मर्जी यही है तो फिर हम इंसान क्या कर सकते हैं? मैं उसके लिए बना ही नहीं, ना वह मेरे लिए। जो औरत आकर्षण से अपने मन को शांत नहीं रख पाती, क्या विश्वास की शादी कर मेरी ही रहे? नहीं, मैं उनके लिए काबिल नहीं। बड़े लोगों की बड़ी ख्वाहिशें। मेरी जिंदगी में आया सीमा का साथ सिर्फ एक सपना है, बस एक सपना जिसे हकीकत में उतारने की सबसे बड़ी गलती ना कि सिर्फ उससे बल्कि मुझसे भी हुई। काश मैं वहां के रास्ते ना जाकर अपना चेहरा फेर लेता। कितना बेवकूफ हूं ना। मुझे लगा मेरी काबिलियत से अपना मुकाम हासिल किया। अब समझा मैं सिर्फ एक प्यादा था जिसका इस्तेमाल कर कुचल दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक प्यादा और कुछ नहीं। हाँ, जोर जोर से हंसने लगा अपनी बेवकूफी पर। रुस्तम ने फैसला कर लिया था कि किसी अनजान जगह बसने का और नौकरी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने का। जब सीमा को रुस्तम की इस्तीफे के बारे में पता चला तो उसे ऑफिस में बुलाया गया। तो सीमा ने बोला, क्या समझते हो? अपना इस्तीफा देकर भागना चाहते हो? अपने आप को बचाकर? जो गलती मुझसे हुई ही नहीं उससे डर कैसा? मेरा ये निर्णय दूसरे शहर बसने के कारण है। ना चाहकर भी रुस्तम को झूठ बोलना पड़ा। तुम क्या समझते हो दूसरी जगह जाकर अपने आप को कब तक बचा सकते हो? जो मुकाम हासिल किया है मत भूलो कि वह सिर्फ मेरे कारण मिला है, नहीं तो आज भी घूम फिर रहे होते अपनी डिग्रियों के कागज हाथों में थामे। एक वक्त ऐसा आता कि थक हार के अपने बाप की तरह सड़कों पर सवारियों के इंतजार में खड़े रहते। काश यही होता तो तुम जैसी औरत का मुख ना देखता। बड़ा गुरूर है ना अपने आप पर। सारी सुख सुविधा रहकर भी तुम हमेशा के लिए अपने प्यार के लिए तरसती रहोगी। श्राप है मेरा। गुस्से से रुस्तम ने अपनी बात कही। जो जिंदगी मैंने तुमको दी है वह तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श तक मैंने पहुंचाया, ये मत भूलो। रुस्तम ने बोला, मैं लात मारता हूं उस
ऐश्वर्य जो एक दिखावा है, छल है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेहिया, बेइज्जतिया और बेशरम लड़की का साथ जो अपने प्यार को पाने के लिए अपनी सारी हदें भूल जाए। हूं मैं बेशरम, गलती क्या है मेरी? बचपन में परिवार के प्यार के लिए तरसी, जवानी में किसी से मित्रता ना हो पाई। तुमसे अपने सुख दुख की बातें करनी चाहिए तो तुम भी छोड़कर जा रहे हो। क्या हम सखर देखा था ख्वाबों में, वो भी मेरी जिंदगी में आने से पूर्व ही रफू चक्कर हो गया। तुम्हें देखा, दिलों में आशा की किरण दौड़ी, अब वो धूमिल होती जा रही है। अपने मन में छिपी वेदना रूसम से कह दी। तुम सब पा सकती, शायद उससे भी ज्यादा, लेकिन जब ये रुपयों का गुरूर तोड़ती। कौन है जो पैसों पर घमंड ना करता हो? चुटकियों में खरीद सकती हूं मैं तुम जैसे लोगों को, लेकिन मैंने वह रास्ता नहीं अपनाया। अगर नौकरी नहीं देती तो जिस महल में रहे हो ना, वह भी नसीब में नहीं होता। एहसान मानो कि मेरे कारण जिस जीवन का सौपन ना देखा था, उसे हकीकत में जी रहे हो। नहीं चाहिए तुम्हारा वह 4 दीवारों वाला आलीशान मकान। पुराना मकान छोटा ही सही, लेकिन किसी महल से कम नहीं है। एक बार पुनः सोच लो, मेरे साथ ठहरोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसी जिंदगी किसी नसीब वालों को ही मिलती है। अपने पास बुलाने का सीमा ने प्रयत्न किया। सोचना क्या है? तुम्हें क्या लगता है पैसों की ताकत से मुझे खरीद पाओगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं भी देखती हूं तुम्हें कौन नौकरी देता है। रूसम आगे कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से निकल गया। नौकरी तो छोड़ दी, उसके साथ कंपनी से मिली जायदाद भी त्याग दी। सीमा को अपना ही मकान किसी कोप भवन से कम नहीं लग रहा था। सारी दीवारों से रूसम रूसम नाम की गूंज उठ रही थी। क्या मैंने किया? वो अभ्यस्त था, असभ्य। नहीं, उसे कभी नहीं समझा कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। सारा दोष मुझ पर डालकर चला गया। क्या मैं अपनी हदी उस 2 टके के लड़के के लिए भूल गई? ना, मैंने कोई गलती नहीं की। उसकी नजरों से मुझे हद पार करने के लिए विवश कर दिया। सीमा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि स्वयं से कितनी बड़ी गलती हुई है। वह लगातार रो रही थी, लेकिन अपनी गलती होने से नहीं, बल्कि रूसम का साथ छूट जाने के कारण अपने प्यार में इतनी पागल हो गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें या क्या नहीं करें।
जिस प्रेम को पाने की खातिर उसने ये सब किया, वही आज उससे दूर चला गया। हमेशा के लिए उसे देखकर जो खुशी मिलती, वही अब उसका ना होने से ज्यादा दुख होने लगा। नए शहर में आकर रूसम के परिवार को कुछ ही हफ्ते हुए थे। रूसम को नई नौकरी मिलने की कोई भी कठिनाइयां नहीं हुई। पद छोटा भला ही, लेकिन रोजी रोटी कमाने का जरिया मिल गया। रूसम को खुशी इस बात की है कि मेरे कारण माँ पिताजी को कष्ट नहीं उठाना पड़ा। उनके सामने सिर्फ भविष्य की चिंता थी। अपना अतीत भूलकर नई उमंग के साथ भविष्य संवारने की मेहनत करने लगा। उसकी मुलाकात जब निशिता से हुई, तब अपने कॉलेज के दिनों की यादें ताजा हो गई। कैसे बातों बातों पर लड़ते झगड़ते वह रूठना और रूठ कर मनाना, उसके संग बिताए हसीन लम्हे, जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए कब और कहां गुम हो गए, दोनों को पता ही नहीं चला। निशिता का वह एक गीत सुनकर रूसम उसका कायल हो गया। उसकी मीठी मृदुली वाणी सुन भाव विभोर हो गया था, मानो ईश्वर ने निशिता को अपने लिए ही धरती पर भेजा हो। वह हर समय उसके पीछे गोते लगाते हुए नजर आता। उसका दीवानापन देखकर निशिता ने अपने दिलों की बात रूसम से कही। आखिरी साल की पढ़ाई चल रही थी। उसी वक्त निशिता के पिताजी का तबादला दूसरे शहर हो गया। जब ये बात रूसम को पता चली कि निशिता कॉलेज छोड़कर जा रही है, तो वह सुन्न हो गया। निशिता ने उसे मिलने के लिए उपवन में बुलाया और कहने लगी, मुझे पता है तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा। उससे ज्यादा गम मुझे है तुम्हें छोड़कर जाने का। तुम्हें शायद पता नहीं, मैंने पिताजी को कितना समझाया कि कुछ महीनों बाद चलते हैं, लेकिन सरकारी हुक्म का पालन करनी यही उसका धर्म है। लेकिन अब तुम कहाँ मिलोगी? और तुम्हारा प्यार जब तक पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती, तब तक तुम मेरे साथ ठहर तो सकती हो। अपने शहर में ठहरने की सलाह देते हुए नहीं, हम विवश हैं और मेरा प्रवेश भी निश्चित हो चुका है। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हम जरूर मिलेंगे, निशिता ने धैर्य रखते हुए कहा। हाँ, हम जरूर मिलेंगे, हाथों को चूमते हुए रूसम ने निशिता को कहा। निशिता तब से अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे शहर चली गई।
रुस्तम को उसे देखते ही अपना पहला प्यार और आखिरी मुलाकात याद आ गई। दोनों में काफी बदलाव आ चुका था, किंतु प्यार वो मिठास है पहली जैसी थी। जब से मुलाकात हुई तभी से उसके प्यार में बढ़ोतरी होने लगी और मुलाकातें भी दोनों अधूरे अरमानों को सपनों में संजोने लगे। दोनों को दिखने लगा हमने प्यार की जीत जो कहीं गुमनाम हो गई थी। निशिता ने रुस्तम से बोला, क्या तुम मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करते हो? देखा तुम्हारी वो बात सच साबित हुई? रुस्तम ने पूछा। गांव आकर संजना के 2 दिन हुए थे कि उसके माता पिता दोनों को उसके स्वभाव में कुछ कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे। उसके इस व्यवहार को देखकर वह खुश थे कि जो लड़की पहले सुबह देर तक सोती वह आजकल सुबह कुछ जल्दी ही उठ जाती और उसकी शरारतें भी कुछ कम हो गई थी। संजना मैं आया यह बदलाव एकाएक ना था। उसकी मां ने उसके इस व्यवहार के बारे में जानना चाहा, मगर वह समझ नहीं पा रहा था। उसकी मां ने बोली, बेटी संजना यहाँ आओ तो जरा, मुझे तुमसे बात करनी है। देविका ने संजना को अपने कमरे में बुलाया। संजना तुरंत हाजिर हो गई और कहा, क्या बात है मां? तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम बीमार तो नहीं? अपनी हथेली से देवकी संजना का बदन देख रही थी। उसे लगा कि कुछ तो बीमारी हुई है, अन्यथा ऐसा बदलाव कैसे आ सकता है इस लड़की में जो कभी 10 बजे के बाद उठती तो अब अचानक सुबह जल्दी उठकर सैर सपाटा करने क्या जाती है? प्राणायाम क्या करती है? कल तक तो मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा। लड़की बोलती है, माँ कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह कहते हुए वह जाने को निकली। संजना देवकी की आवाज में थोड़ा भारीपन था। मुझसे नहीं कहोगे कि बात क्या है? देवकी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। ओ माँ, तुम तो पीछे ही पड़ गई। तुमसे बहुत दूर रही हूं ना कई महीनों, और हाँ, सहेलियों के साथ साथ रहते हुए मैंने उनके तौर तरीके को अपना लिया है, बस इतना ही है। संजना ने अपनी मां की मनसा जानकर कहा। अच्छा ठीक है, इतना कहकर देवकी ने उसका हाथ छोड़ दिया। संजना को तो जाने दिया, लेकिन देवकी का मन कुछ आशंकाओं से भरा रहा। उसे बार बार लग रहा था कि हो ना हो, लेकिन संजना कुछ तो छिपा रही है। बेटी की दिल मां नहीं पहचान सकती, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कुछ दिनों तक देवकी ने संजना के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी, पर कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उस पर शक करें। देवकी ने मन ही मन इस विषय पर अपने पति से बात करने की ठानी।
संध्या समय जैसे ही उमाकांत अपने काम से लौटा तो देवकी ने संजना के विषय में अपनी बात रखी। तो उमाकांत कहने लगा, तुम बैठे बैठे ज्यादा सोचा मत करो, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है। उसके दोस्त हैं जो विभिन्न प्रदेश से आए हैं, उनके तौर तरीके कुछ अलग होंगे और उसके साथ रहने से वह गुण संजना में आना स्वाभाविक ही है। कितनी आसानी से आपने इस पर विश्लेषण किया, पर मैं तो एक माँ हूं, उसकी फिक्र होना लाजमी है, देवकी ने कहा। मैं समझाता हूं तुम्हारी तकलीफ, समझता हूं तुम्हारी तकलीफ, लेकिन चिंता मत करो, उसे अपने हिसाब से जीने दो। तुम्हें विश्वास है ना अपनी बेटी पर? उमाकांत ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा। उमाकांत की बातें सुनकर देवकी कुछ आश्चर्य हुई। कुछ ज्यादा ना सोचते हुए वह अपना काम करने लगी। उमाकांत पैसे से एक वकील है और देवकी एक साधारण गृहिणी। तभी हमारा प्यार साबित होगा। अब देखो हमारी मोहब्बत जीत गई। दो बिछड़े प्रेमी फिर एक बार जुड़ गए। ठीक कहा ना मैंने? हाँ पता है, बातों को घुमाना कोई तुमसे सीखे। हंसी मजाक की बातें उन्हें पुराने वर्षों की याद दिला जाते। कुल 6-7 महीने बाद ही दोनों ने ही अपने अपने घर में एक दूसरे के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा और दोनों परिवार मिलने के लिए राजी हो गए। इतना ही नहीं, उन दोनों को एक दूसरे का स्वभाव व्यवहार पसंद आया। दोनों ही परिवार के समकक्ष थे। ना उसके बीच जाति भेद था और ना ही ऊंच नीच का भेदभाव। अंततः उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। सीमा का मन अब काम में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में रूसम का नाम ऐसे गूंज रहा था जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। स्वयं ने गलती की और उसका पछतावा तब होने लगा जब डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में नन्ही जान जन्म ले रही है। जब ये खबर सुनी तभी से गगन को रूसम की खोज करने के लिए कहा। गगन ने जब समाचार सुनाया कि रूसम की शादी तय हो चुकी है, शादी शब्द सुनकर वह वही वेदना से गिर पड़ी और उसके पास जाने की तैयारी करने लगी। पूरे सफर में रूसम के बारे में ही सोचती रही, साथ ही अपने आप को कोसती रही। क्या सच में मैं इतनी पागल हो गई थी जो एक छोटे से देहाती लड़के से प्यार कर बैठी? इतना ही नहीं, उसी के रूह से अपना प्यास बुझा ली। शायद उसकी भोली सी सूरत ही अपने ओर खींचती हो। कहीं देरी ना हो जाए, मैं दूसरे लड़की की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। उसे दूर करना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए
और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मुझे जल्द वहां पहुंच जाना चाहिए। सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए उनकी गाड़ी ने किसी पहाड़ी गांव में प्रवेश किया। उन सकरी घुमावदार गलियों से होकर एक बंगले के नजदीक गाड़ियां रुकी। जब सीमा घर में प्रवेश करने लगी तो बैठक खोली में दाम्पत्य को देखकर उसके नेत्रों से पानी टपकने लगा। गगन से जब पूछा गया तो उसने 100% सच खबर है ऐसा कहा। माँ, बाबूजी, जोर से सीमा ने आवाज लगाई। उन दोनों ने जब अपनी बेटी को देखा तो बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हुए गले से लगा लिया। बेटी कहाँ चली गई थी? अपनों से दूर कभी हमारी याद नहीं आती? माँ ने अपनी बेटी से पूछा। कैसे आती मैं आपसे मिलने, और क्या अपना काला चेहरा आपको दिखा सकती? बोलो ना माँ, मैं अपना मुंह कैसे तुम्हें दिखाती? लेकिन आप तो मुझे मिलने आ सकते थे ना। ये बातें अपनी माँ से माया बोल रही थी। याद है तुम्हें जब तू हमें छोड़कर चली गई थी तो कहा था कि कभी अपना चेहरा मत दिखाना। तो बता हम तुमसे मिलने कैसे आते? वह मेरा बचपना ही नहीं बल्कि अहंकार था, मेरी सबसे बड़ी भूल, जिसके चलते मैं अपनों से दूर होती चली गई। अपने आप को थप्पड़ जड़ते हुए कहने लगी। मत मारो अपने आप को मेरी प्यारी बच्ची, मत मार। सोए को सीमा की माँ उसके हाथ रोकते हुए कहने लगी। माँ, मैंने सफलता तो पाई किंतु आपकी कमी हमेशा खलती रही। रुपयों के पीछे पीछे भागते कब अपनों का साथ छूटता चला गया, पता ही नहीं चला। मैं अंधी हो गई थी और पैसों की होड़ में पागल होकर अपनों को भूल गई, पता ही नहीं चला। माँ, आपको मैंने सबसे उद्योग का भार संभाला है। उसी क्षण में मेरी आंखों के सामने चारों ओर पैसे ही पैसे दिखाई दे रहा है। मैं तो नकचढ़ी हूं, लेकिन आपने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं आपके प्यार को पाना चाहती हूँ, तुम्हारा साथ चाहती हूँ। देगी ना साथ मेरा? करेगी ना माफ मुझे? सीमा ने सारी वेदना माँ को बताई और अपना दुख थोड़ा सा कम किया। माँ ने एक शब्द न कहकर प्यासी सी प्यास की झप्पी देते हुए नेत्र गीले किए। दोनों का प्यार देखकर सीमा के पिता मन ही मन बहुत खुश हुए। जब निशिता को देखा तो झट से गले लगाकर गप्पे लड़ाने लगी। उनके बीच बहुत सारी बातें हुई, साथ में तकरार भी होने लगी। उन दोनों की प्यार भरी मुस्कान देखने के लिए जो आंखें बरसों से तरस रही थी, वही नेत्र खुशी से चमक उठे। आज संपूर्ण परिवार एक साथ है।
दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए